प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे परीक्षण पत्रक हल दिनांक 26 सितंबर 2020, विषय हिंदी, कक्षा 11वीं के लिए जो साप्ताहिक परीक्षा हुई थी, विषय हिंदी की कक्षा 11वीं के लिए। इसके हल, इन प्रश्नों के हल के बारे में आज हम जानेंगे। प्रस्तुतकर्ता मैं अंजलि सिंह, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाट, जिला अनूपपुर। सबसे पहला प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। साहित्यकार त्रिलोचन का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में हुआ था। कब हुआ था, किस सन में हुआ था, यहाँ पे सन बताना है। तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं। सबसे पहला है 1919 में, दूसरा है 1917 में, तीसरा है 1918 में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम पढ़े हैं, तो क्या देखा हमने, क्या पढ़ा है? इसका सही विकल्प है, सही उत्तर है 1917 ईस्वी में। फिर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने त्रिलोचन को पुरस्कार दिया था। कौन सा पुरस्कार मिला था त्रिलोचन जी को? महात्मा गांधी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है महात्मा गांधी पुरस्कार। फिर है, त्रिलोचन की रचना है। 4 विकल्प है यहाँ पे, तो हमको इनमें से एक छांटना है। गुलाब और बुलबुल, दिगंत, तुम्हें सोचता हूँ, उपर्युक्त सभी। तो इसका सबसे पहला नंबर है, यही सही विकल्प है, सही उत्तर है गुलाब और बुलबुल। त्रिलोचन के नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया क्योंकि ये रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि हैं। ये शास्त्री जाति के हैं। शास्त्री इनके बचपन का नाम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन वाले कवि हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कविता ली गई है, किस संग्रह से ली गई है ये? तो सबसे पहला है हमारा धरती संग्रह से, गुलाब और बुलबुल से, ताप के ताए हुए दिन से, तुम्हें सोचता हूँ से। तो इसका उत्तर है धरती संग्रह से लिया गया है। फिर है प्रश्न दूसरा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। चंपा कौन है, उससे किस चीज का ज्ञान नहीं है? तो जैसे कि शीर्षक में ही लिखा हुआ है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती है ना। तो चंपा कौन है, उसे किस चीज का ज्ञान नहीं है? तो इसका उत्तर है चंपा गांव की अनपढ़ बालिका है, उसे अक्षर ज्ञान नहीं है। फिर है, चंपा चुपचाप क्या करती है? इसका उत्तर है कवि जब पढ़ने लगते हैं तब वह वहां आकर चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती रहती है। चंपा की हैरानी का कारण बताइए। इसका उत्तर है चंपा कवि द्वारा बोले गए अक्षरों को सुनती है, उसे आश्चर्य होता है, इन काले अक्षरों से कवि ध्वनियां कैसे बोल लेता है। ये इसका उत्तर है। फिर है, चंपा के पिता का क्या नाम था? तो इसका उत्तर है चंपा के पिता का नाम सुंदर था, वह ग्वाला है तथा गाय भैंस रखता है ना। फिर है, चंपा का व्यवहार कैसा है? इसका उत्तर है चंपा का व्यवहार अच्छा है, वह चंचल है तथा नटखट भी है, कभी कभी वह बहुत शरारत करती है। ये उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा का चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे? इसका उत्तर है चंपा नहीं चाहती कि उसका बालम उसे छोड़कर कहीं दूर पैसा कमाने के लिए जाए। कवि ने उसे बताया कि कलकत्ता जो बहुत दूर है, वहाँ लोग धन कमाने जाते हैं और वहीं गे होकर रह जाते हैं। चंपा चाहती है कि कलकत्ता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए तो उसका बालम उसी के पास रहेगा, इसलिए वह कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है चंपा एक छोटी बालिका है जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। कवि के अनुसार वह चंचल और नटखट है, दिन भर पशुओं को चराने का काम करती है। वह जो काम करना चाहती है वही करती है, उसे पढ़ना पसंद नहीं है तो नहीं पढ़ती। वह नहीं चाहती कि उसका पति उसे दूर जाए, इसलिए कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती?
इसका उत्तर है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से पूछती कि आप क्या लिख रहे हैं, मैं भी वह पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ने के लिए कोई किताब मांगती और पढ़ी हुई किताबों के विषय में बातें करती, गांधी जी की धारणा को समझती। प्रश्न नंबर 4, कविता की नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जैसे कि अभी हम और प्रश्नों के उत्तर को जानकर और समझ चुके हैं, तो किस नायिका चंपा किसका प्रतिनिधित्व करती है? उत्तर है, कविता की नायिका चंपा देश की निरक्षर व ग्रामीण स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती है, जो अक्षरों को नहीं पहचानते। ये अबोध बालिकाएं प्रायः उपेक्षा का शिकार होती हैं। वह पढ़ाई लिखाई को निरर्थक समझकर पढ़ने के अवसर को त्याग देती हैं। प्रश्न 5वां, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो। देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। बच्चों, बजर शब्द बार बार आया है। बजर का मतलब कठोर से तात्पर्य है, कठोर वस्तु से या पत्थर से तात्पर्य है। उपर्युक्त काव्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जो अभी हमने पढ़ा है उसका भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है, भावार्थ। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती से उद्धृत है। इसके रचनाकार प्रगतिशील कवि त्रिलोचन शास्त्री हैं। इस कविता में कवि ने पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त किया है। गांव में साक्षरता के प्रति उदासीनता को चंपा के माध्यम से मुखरित किया गया है। कवि द्वारा चंपा को पढ़ने की सलाह पर वह उखड़ जाती है। वह कहती है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो, तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। जहाँ तक शादी की बातें हैं तो मैं शादी कभी नहीं करूँगी। दूसरे यदि कहीं शादी हो भी गई तो मैं पति को अपने साथ रखूँगी, उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। दूसरे शब्दों में, वह अपने पति का शोषण नहीं होने देना चाहती। परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ते पर बजर गिरे, वह अपने पति को उससे दूर रखेगी। इसलिए उपर्युक्त कह सकते हैं, जो पहले हमने कह दिया है ऊपर। काव्यांश का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कवि त्रिलोचन शास्त्री ने ग्रामीण ठाट को सहजता से प्रकट किया है। ब्याह, बालम, संग, बजर आदि शब्दों से आंचलिकता का पुट मिलता है। ब्याह मतलब शादी होता है, बालम मतलब प्रिय या पति, संग मतलब साथ, बजर मतलब पत्थर आदि शब्दों से आंचलिकता का पुट मिलता है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है, संवाद शैली का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद होते हुए भी काव्य में प्रवाह है। कलकत्ते पर बजर गिरे कटु यथार्थ का परिचायक है, साथ ही शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है। क्योंकि प्रगतिशील या प्रगतिवादी कवियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों के प्रति सहानुभूति जताई गई है, और इसमें भी यही दिखाया गया है। हाय राम कहने में नाटकीयता आई है, संग साथ में अनुप्रास अलंकार है, चंपा की दृष्टि में शिक्षित समाज शोषक है, कविता में चंपा का भोलापन प्रकट हुआ है। तो बच्चों, ये था चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती है शीर्षक से जो प्रश्न लिए गए थे, उनके उत्तर यहाँ पे हैं। आप लोग इन उत्तरों को भली भांति पढ़ें, समझें और अपने मानस पटल पर अंकित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।